देवर है, मजाक ही तो कर रहा था। अरे सब तैयार हुए कि नहीं? लड़के वाले हमारा इंतजार कर रहे हैं। अपनी बेटी से कहो कि वहां समय से पहुंच जाए और अंकिता बहू से कहो अनुज को लेकर जल्दी से आए। बनवारी लाल जी सबको जल्दी चलने की आवाजें दे रहे थे। मंजू जी अंकिता बहू को अनुज को साथ ले आने को बोल बाहर चली गई। अंकिता देवर अनुज को बुलाने के लिए उसके कमरे में गई, लेकिन अनुज की बातें सुन वो बाहर ही ठिठक गई। अनुज फोन पर बड़ी दीदी नीतू से बातें कर रहा था। दीदी प्लीज, आपने अच्छे से लड़की देख ली है ना? कहीं वो भी भाभी की तरह मोटी हुई तो मैं अभी से कह रहा हूँ कि मैं यह सगाई नहीं करूँगा। मैं भैया नहीं हूँ जो पापा की पसंद को खुशी खुशी अपना लूँ। मैं पतली और छरछरी काया वाली लड़की से ही शादी करूँगा। भाभी को देखा है, रूही के होने के बाद और फूल गई है। पता नहीं कैसे भैया उन्हें झेलते हैं। बोलते बोलते अनुज हंसने लगा। शायद दूसरी तरफ दीदी भी हंस रही थी, जो अंकिता से असहनीय हो गया और वो कमरे के अंदर चली गई। अनुज भैया, दीदी के साथ अगर भाभी के मोटापे पर चर्चा पूरी हो गई हो तो नीचे आ जाइएगा, पापा मम्मी इंतजार कर रहे हैं। अंकिता का यूं बोलना अनुज की बोलती बंद कर गया। ये कोई पहली बार नहीं हुआ था। जब से अंकिता घर की बड़ी बहू बनकर आई, उसे थोड़ी मोटी है, अमन से बड़ी दिखती है। अरे पूरे घर में झाड़ू पोछा करने को बोलो, घी तेल वाला खाना कम खाने को बोलो, सुबह जल्दी उठकर टहलने को बोलो। ऐसी हिदायतें मिलती रहीं और बेटी रूही के होने के बाद उसका वजन और बढ़ गया, क्योंकि प्रेगनेंसी के समय उसे हाइपरथायरॉइड हो गया था। देवर और ननंद कोई भी मौका नहीं छोड़ते अंकिता को शर्मसार करने में। सास और पति उसे कुछ नहीं कहते, लेकिन अनुज और नीतू को भी कुछ नहीं कहते, और यही बात अंकिता को बहुत कचोटती। हद तो तब हो जाती जब घर के फंक्शन में भी दोनों अंकिता को शर्मसार करते और सभी मुंह दबाकर हंसते। अंकिता आशा भरी नजरों से मंजू की तरफ देखती कि शायद वो उन्हें रोके, लेकिन मंजू जी अनुज और नीतू की बदतमीजी को देवर ननंद और भाभी के बीच की हंसी ठिठोली का नाम देकर बात को वहीं खत्म करने का आदेश अंकिता को ही दे देती। अनुज की शादी नीतू दीदी के ससुराल की ही रिश्तेदारी में तय हुई और आज उसकी सगाई थी। अनुज की बातें सुनने के बाद अंकिता का मन किया कि वो सगाई में ना जाए, लेकिन ससुर जी का ख्याल आते ही वो जाने के लिए बाहर आ गई। उस घर में एक उन्हीं का तो सहारा था। ससुर जी ने उसकी क्वालिफिकेशन देखकर उसे पसंद किया था। हाँ, वो थोड़ी मोटी थी, लेकिन उसे हेल्दी होना कहते, और यह बात इनको कौन समझाता। अनुज की शादी में अंकिता ने सभी कामों को बहुत ही जिम्मेदारी से निभाया। सभी रिश्तेदार अंकिता की फुर्ती और मैनेजमेंट की तारीफ कर रहे थे, लेकिन अभी भी नीतू दीदी और अनुज उसके मोटापे को लेकर शर्मसार करने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहे थे। घर का माहौल खराब न हो जाए, इसलिए अंकिता दोनों की बातें सुनकर मुस्कुराकर रह जाती, क्योंकि वह जानती थी कि अगर उसने गुस्सा किया तो सभी उसी को दोष देंगे। देवरानी दीपा के आने के बाद अनुज अंकिता का और खुलकर मजाक बनाने लगा। अब वो अक्सर अंकिता की तुलना दीपा से करके कुछ भी बोल देता और दीपा भी अनुज के साथ हंसती। एक दिन दीपा सीढ़ियों से उतरते समय गिर गई। उसके पैर में मोच आ गई थी। अनुज उसे गोद में उठाकर नीचे ले आया और फिर हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर ने बताया कि पैर में फ्रैक्चर नहीं है, लेकिन लिगामेंट और मसल्स बहुत ज्यादा रप्चर हो गए हैं, इसीलिए 3 हफ्ते तक बेड रेस्ट करना है। अनुज दीपा को गोद में लेकर कमरे में चला गया और अंकिता उसके लिए हल्दी वाला दूध लेकर आई। अंकिता को देखकर अनुज को फिर मस्खरी सूझी और बोलने लगा, अच्छा हुआ भाभी सीढ़ियों से नहीं गिरी, वरना सोचो भैया भाभी को गोद में कैसे उठाते। भाभी को उठाने के चक्कर में भैया कहीं खुद ही ना उठ जाते। यह बोल अनुज ने अपने दोनों हाथों को ऊपर हवा में कर दिया। अंकिता ने अनुज के हाथों का इशारा देखा तो उसने सभी शर्म छोड़ दी, क्योंकि अंकिता के लिए यह सब सहन करना मुश्किल हो रहा था। उसने अनुज को करारा जवाब दे ही दिया। सही कहा अनुज कि मैं सीढ़ियों से नहीं गिरी, लेकिन गिरती भी कैसे और क्यों? 5 सालों में ना जाने कितनी बार अपने इस भारी मोटे शरीर को लेकर ऊपर नीचे करती रहती हूँ, लेकिन फिर भी मैं नहीं गिरी। हाँ, मैं मोटी हूँ क्योंकि मेरे पापा और पति ने मेरे खान पान में कोई कमी नहीं रखी। हाँ, मैं रूही के होने के बाद बहुत फूल गई हूँ,
लेकिन फिर भी घर और बाहर का काम बहुत ही फुर्ती से करती हूँ। इन 5 सालों में तुमने कभी सुना कि मैं बीमार हूँ? रूही होने के बाद 15 दिन मुझे आराम करने के लिए दिया गया और मैं फिर से उसी फुर्ती से सभी कामों को करने लगी। तुम्हारी शादी को अभी कितने महीने हुए? यही कोई 4-5 महीने। तुम्हारी पत्नी तो बहुत पतली और छरछरी काया की है, फिर भी आए दिन बीमार हो जाती है। मम्मी जी की सहायता के बिना तुम्हारी पत्नी खाना नहीं बना पाती। खाना खाने से ज्यादा तो तुम्हारी पत्नी दवाई और टॉनिक पीती है। बहुत हुआ बड़ी बहू, बस करो। देवर है, मजाक ही तो कर रहा था। मंजू जी एक बार फिर अनुज की गलती पर अंकिता को ही चुप कराने लगी। मजाक एक बार होता है मम्मी जी, लेकिन अनुज 5 सालों से यही मजाक करते आ रहे हैं और आप अनुज को समझाने के बजाय मुझे चुप रहने को कह रही हैं। इनसे कहती हूँ तो यह भी यही कहते हैं कि घर की शांति के लिए इग्नोर करो। कहते हैं ना कि जब तक खुद के लिए स्टैंड नहीं लो, सभी आपको ग्रांटेड लेते हैं, और वही मेरे साथ भी हुआ। लेकिन अब नहीं, अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। हाँ, मैं मोटी हूँ, लेकिन तुम्हारी पतली बीमार पत्नी से बेहतर हूँ। और हाँ देवर जी, अब आप शादीशुदा हैं तो भाभी के शरीर को निहारने से ज्यादा अपनी बीमार पत्नी का शरीर बनाने में लगाएं, क्योंकि अभी आपकी पतली बीमार कमजोर पत्नी को माँ भी तो बनना है। अंकिता की बात सुनकर आज शर्मसार होने की बारी अनुज की थी। उसने सोचा ही नहीं था कि अंकिता उसे इस तरह दीपा के सामने शर्मसार कर सकती है। लेकिन कहते हैं ना, कभी भी किसी की खामोशी और चुप्पी को उसकी कमजोरी नहीं समझना चाहिए। अगर मंजू जी ने पहली बार अनुज को ऐसे भद्दे मजाक करने से रोक दिया होता तो आज अनुज को अपनी पत्नी के सामने शर्मसार नहीं होना पड़ता। 5 साल लगा दिया अंकिता ने। अगर उसने ही अनुज को पहले मजाक में ही समझा दिया होता तो उसे भी शर्मसार नहीं होना पड़ता। देवर ननद और भाभी का रिश्ता मजाक का होता है, लेकिन उसकी भी एक मर्यादा होती है और शर्मसार करके रिश्ते नहीं निभाए जाते।